हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि एडोलेसेंस पीरियड में एक बच्ची को जिस तरह की वायलेंस का शिकार होना पड़ता है उससे आप सब वाकिफ़ है, ये मुझे अलग सेपरेट करके बताने की ज़रूरत नहीं। और ओल्ड एज में भी वायलेंस होता है। कैसे? अम्मी बूढ़ी हो गई है, वो अब घर की कोई कामकाज नहीं कर सकती है, पैसा भी कमा कर नहीं ला सकती है, तो ऐसे औरत को घर में रख के खिलाने पिलाने से क्या फ़ायदा? उसे जाओ किसी ओल्ड एज होम में रख कर चले आओ। तो ये ऑर्डर इशू करता है लड़का का जो वाइफ, मतलब वो बूढ़ी औरत की जो बेटा है, उसकी पत्नी उसको इंस्ट्रक्शन देती है। और बेटा भी सोचता है हाँ अब माँ घर में रहकर क्या करेगी, चलो उसको ओल्ड एज होम में डाल देते हैं। तो ये भी एक किस्म का वायलेंस ही है। अक्सर देखा जाता है बूढ़े जो अम्मी हैं वो कुछ कर नहीं पाती है तो उसको रास्ते पे लड़का जाके बिठा कर आता है। सुबह से लेकर शाम तक वो बूढ़ी अम्मा रास्ते में बैठकर भीख मांगती है और जब शाम को भीख का पैसा इकट्ठा हो जाता है तो लड़का आकर उसे घर में ले जाता है उसका पैसा लेने के लिए। फिर अगले दिन सुबह उसको रास्ते पर सड़क पर छोड़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि माँ को घर से निकाल देते हैं, बोलते हैं अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा पा रहे। तो ये सब किस्म के वायलेंस एकदम पैदाइश से पहले से शुरू हुआ, पैदा होने के बाद हुआ, फिर उम्र भर ये जब तक वो मर नहीं जाती है बूढ़ी उम्र तक ये सब वायलेंस चलता रहता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय कुछ संगठनों ने कुछ फैक्ट्स और ऑब्जर्वेशंस दिया है जिस पर हम लोग गौर करेंगे। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है जिससे आप सब परिचित है और कोविड पैंडेमिक रेजिम में इसके साथ कुछ ज़्यादा ही हम सब वाकिफ़ हो गए हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फाइंडिंग्स के मुताबिक 1 in 3 women worldwide have experienced either physical or sexual intimate partner violence or non-partner sexual violence in their lifetime। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जर्वेशन अनुसार हमारे दुनिया में हर 3 औरतों में एक औरत या तो फिज़िकल या सेक्सुअल वायलेंस का शिकार होते हैं। तो सेक्सुअल वायलेंस उसके पार्टनर के हाथों में हो सकता है, यानी कि उसका बॉयफ्रेंड या फिर उसके पति या फिर एक ऐसा पुरुष जिसके साथ ना ही उसका कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन है या फिर पति पत्नी का रिलेशन है, जब वो किसी अनजान आदमी के द्वारा रेप हो जाते हैं। फिर वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, पर्टिकुलरली इंटीमेट पार्टनर वायलेंस and sexual violence is a major public health problem and a violation of women's human rights। तो औरत के खिलाफ हिंसा, पर्टिकुलरली किस तरह का हिंसा? इंटीमेट पार्टनर वायलेंस। तो इंटीमेट पार्टनर कौन है? उसके पति जिसके साथ वो एक साथ रहती है वो उसकी इंटीमेट पार्टनर है। तो जब उसकी इंटीमेट पार्टनर ही उस पर वायलेंस यानी हिंसा का प्रयोग कर रहा, या फिर सेक्सुअल वायलेंस किसके साथ? जिसके साथ वो पति पत्नी के हिसाब से रह रही है, या फिर हो सकता है ये उसका लिव इन पार्टनर हो, अभी शादी नहीं हुआ है, उसके साथ वो लिव टुगेदर करती है, तो वहाँ से भी वायलेंस का आशंका है। तो इस तरह का सेक्सुअल वायलेंस जो है वो एक बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है। पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि वुमेन जब सेक्सुअल वायलेंस का शिकार हो रही है तब उसकी फिज़िकल और मेंटल ये दोनों किस्म की सेहत पर ही बुरा असर हो रहा है, और साथ साथ मानविक अधिकार, औरत की जो मानविक अधिकार है वो उसको भी हानि पहुंच रही है। ग्लोबली 38% of murders of women
आर कमिटेड बाय अ मेल इंटीमेट पार्टनर। तो देखा जाता है कि दुनिया में जितने भी औरतों की मर्डर होती है उसमें 38% मर्डर ही उसके पति या बॉयफ्रेंड यानी उसके जो इंटीमेट पार्टनर है उनके द्वारा ये मर्डर घटित होता है। तो जिस बॉयफ्रेंड के साथ वो रहती है उस बॉयफ्रेंड को अब वो पसंद नहीं है, उसको कोई और लड़की पसंद आ गई है और उसके साथ वो रहना चाहता है, तो इस लड़की को रास्ते से हटाने के लिए उसने कत्ल कर दिया। ऐसा पति भी कर सकते हैं, दूसरे किसी औरत के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए उनकी पत्नी को मार दिया, या फिर पत्नी दहेज लेकर नहीं आई थी तो इसको मार के फिर दूसरे किसी से शादी करेंगे जो दहेज दे पाएगी। तो देखा जाता है ऐसे 38% औरतों की जो मर्डर है उसमें उसका इंटीमेट पार्टनर यानी पति या बॉयफ्रेंड शामिल होता है। वायलेंस कैन नेगेटिवली अफेक्ट वीमेन्स फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो वायलेंस की वजह से औरत की फिजिकल हेल्थ को हानि पहुंचता है, ये आप सब जानते हैं। मेंटल हेल्थ को हानि पहुंचता है, ये भी आप सब जानते हैं। सेक्सुअल हेल्थ को हानि पहुंचता है, ये भी आप सब जानते हैं। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी बच्चा पैदा करने का जो क्षमता औरत में है वो भी नेगेटिवली अफेक्टेड हो सकता है। कैसे? देखा जाता है कि एक औरत को उसका पार्टनर ज़बरदस्ती सेक्स करने पर मजबूर कर रहा है और सेक्स करते वक्त कोई प्रिवेंटिव या प्रिकॉशनरी मेजर नहीं ले रहा है। जैसे कहा जाता है कि सेक्स करते वक्त कॉन्डोम का इस्तेमाल बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होता है, काफ़ी सारे जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस है, STD जैसे सिफिलिस, जैसे HIV एड्स, ऐसे कई प्रकार यौन रोग जो है उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं अगर मर्द कॉन्डोम का प्रयोग कर रही है सेक्स करने वक्त तो। लेकिन देखा जाता है अक्सर मर्द लोग कॉन्डोम का सेवन नहीं करते हैं और अगर उस मर्द में किसी भी तरह का यौन रोग है और वो बिना कॉन्डोम के उसके वाइफ या उसके गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहा है या फिर किसी अनजान लड़की को रेप कर रहा है तो उससे उसके अंदर जो भी यौन रोग है वो उस औरत को जिसको उसने बलात्कार किया उस औरत के अंदर ये सब सेक्सुअल डिजीज़ आ जाता है। और इससे क्या होता है, एक बार अगर कोई औरत के अंदर यौन रोग हो जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस आ जाता है तो वो रिप्रोडक्शन में यानी बच्चा पर पैदा करने में नाकामयाब हो जाती है। उसके अंदर काफ़ी रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है, वो माँ नहीं बन सकती है। अगर बच्चा आ भी जाता है तो वो बच्चा पैदा होने से पहले ही कोख में मर जाती है उस यौन रोग के कारण, इन्फेक्शन हो जाने की वजह से। ऐसे कई किस्म के रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स औरतों में हो सकती है अगर मर्द लोग उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस कर रहा है तो। और इसके साथ क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा, इंक्रीज द रिस्क ऑफ एक्वायरिंग HIV इन सम सेटिंग्स। तो HIV मतलब HIV जो बीमारी, एड्स की बीमारी, ज़्यादातर एड्स की बीमारी औरतों को क्यों होती है, या तो उनके पति से या बॉयफ्रेंड से या फिर किसी अनजान आदमी ने उसका रेप किया, इस वजह से हो जाता है। अगर वो आदमी कॉन्डोम नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो मान लीजिए उस व्यक्ति को अगर एड्स है और वो किसी औरत के साथ सेक्सुअल रिलेशन करता है तो उस आदमी का एड्स की जो वायरस वो इस औरत में भी आ जाएगा। फिर देखिए कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स है। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स का क्या मतलब है, देखा जाता है कि जो भी मर्द वायलेंस को अपनाते हैं
वो असल में औरत को डोमिनेट करने के लिए इस वायलेंस का प्रयोग करते हैं। हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी में, पुरुषतांत्रिक समाज में अक्सर ये एक बात कहा जाता है कि अगर औरत को तुम अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं करोगे तो औरत तुम्हारे हाथ के बाहर निकल जाएगी। तो देखिए, men are more likely to perpetrate violence if they have low education, a history of child maltreatment, exposure to domestic violence against their mothers, harmful use of alcohol, unequal gender norms including attitudes accepting of violence, and a sense of entitlement over women। तो अक्सर वो सभी मर्द जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो अपने घर के औरतों को हिंसा का शिकार बना सकते हैं। अगर उस मर्द को छोटी उम्र में चाइल्ड मेलट्रीटमेंट सहना पड़ा था तो मतलब सपोज़ एक लड़का बहुत ही छोटे उम्र से देखा करता था कि उसके पिता हर रोज़ घर में रात को शराब पी कर आता है और उसकी माँ पर जुल्म उठाती, और कभी कभी शराब के नशे में उसके पिता उसको भी मार पिटाई करता था। तो ऐसा बच्चा जो शुरुआत से ही अपने पिता का अल्कोहल एडिक्शन और उसकी वजह से पिता का दुर्व्यवहार देखकर बड़ा हुआ है, तो ऐसे एक लड़के के अंदर ये नॉर्म ही बैठ जाता है कि यही नेचुरल है। मर्दों का काम ही है औरत को कंट्रोल में रखने के लिए उस पर मार पिटाई करना, उस पर हिंसा का प्रयोग करना। तो ऐसे बच्चे बड़े होकर अपने पत्नी या अपने बहन के साथ भी हिंसा का प्रयोग कर सकता है। फिर देखिए, एक्सपोजर टू डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट देयर मदर्स। तो छोटे उम्र में ये सब मर्दों ने अपने माँओं को अपने बाबूजी के हाथों में हिंसा का शिकार होते देखा था। तो इनके अंदर भी ये बात बैठ गया है कि यही रिवायत है और अपने पत्नी के साथ भी वो वही करता है। उसके साथ हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल तो बहुत लोग सेवन करते हैं, लेकिन सब यूज़ हार्मफुल नहीं होता है। तो हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल आप किसको बोलेंगे? जब अल्कोहल यानी शराब का प्रयोग हो रहा है किसी बुरे मकसद के साथ। जैसे अल्कोहल पीकर अक्सर लोग इतना नशे में चले जाते हैं कि तभी वो औरतों का रेप करते हैं। आप देखिएगा, जितना भी रेप होता है, ज़्यादातर रेप ही लोग नशे के हालत में करते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि शराब पीने के बाद एक मर्द का या फिर किसी भी व्यक्ति का जो हाइंड ब्रेन है, ब्रेन का तो दो हिस्सा होता है, एक फ्रंट लॉब और दूसरा उसका पिछवाड़े वाला लॉब। तो कहा जाता है शराब पीने से उसका जो ब्रेन का पिछवाड़ा लॉब वो इनएक्टिव हो जाता है। तो क्या सही है क्या गलत है, ये सोच ये विचार इंसान के अंदर तब रहता नहीं, तब वो कुछ भी कर लेता है जो उसके प्लेजर के लिए, उसकी आराम और ऐश के लिए उसे अच्छा लगता है। तो रेप वगैरह जो क्राइम्स होते हैं वो ज़्यादातर लोग शराब पीने के बाद करते हैं, और कभी कभी अल्कोहल पीकर लोग घर में आकर अपने पत्नी या अपने बहन या अपने बच्चियों पर हाथ उठाते हैं, उसको मार पीटते हैं। क्यों? क्योंकि तब हाइंड ब्रेन उसका काम करना बंद कर देते हैं। क्या सही है और क्या गलत है इसका विचार उसमें नहीं रहता है। अक्सर आप देखिएगा, जो आदमी रात में शराब पी कर आके अपने बीवी और अपने बेटी पर जुल्म कर रहा है, वो अगले ही दिन सुबह बहुत अच्छा हो जाता है, अपनी बीवी को प्यार कर रहा है, बेटी को प्यार कर रहा है, उसको स्कूल छोड़ने जा रहा है, बीवी को कह रहा है कि छोड़ो आज तुम्हें खाना नहीं पकाना है, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं, मैं बाहर से खाना मंगवा देता। तो सुबह वो बिल्कुल अलग एक पर्सनालिटी है, लेकिन रात में वो शराब पीकर आने से जानवर बन जाता।
मतलब दैट इज़ द हार्मफुल यूज़ ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का सेवन हार्मफुल हो सकता है अगर आपका अल्कोहल का सेवन आपके कंट्रोल के बाहर चला जा रहा है तब। फिर क्या है, एटीट्यूड्स एक्सेप्टिंग वायलेंस। तो जैसे कि मैंने कहा, एकदम छोटी उम्र से आंखों के सामने देख रहा है कि माँ बाबा के हाथों में पीटता आ रहा है, तो मतलब यही रिवायत है कि औरतों को मर्दों के हाथ में मार खाना ही नियम है। और अनइक्वल जेंडर नॉर्म्स। तो अनइक्वल जेंडर नॉर्म्स मतलब ये लड़का छोटे उम्र से ही देखता आया है कि घर की औरतों को हमेशा घर में काम सिखाया जाता है, स्कूल में नहीं भेजा जाता है। ये लड़का छोटी उम्र से ही देखता आ रहा है कि उसकी जो बुआ लोग थी, उसके जो खुद की बहन थी, दीदी थी, उनकी जब बीमारियां होता था तो उन्हें कभी भी डॉक्टर के पास नहीं लेकर जाया जाता था, हमेशा जड़ी बूटियां का सेवन करवा के उससे काम करवाया जाता था। बीमार होने पर उसको हॉस्पिटल में नहीं लेकर जाया करता था, स्कूल में नहीं पढ़ाते थे, घर का काम सिखाते थे। तो ये सब देखकर उस लड़का में ये सेंस, एक फीलिंग बैठ जाता है कि लड़की होने का मतलब अच्छे स्कूल में नहीं जाना, अच्छे पढ़ाई लिखाई परवरिश नहीं पाना, सिर्फ काम करना, बर्तन मांजना, रोटी पकाना, खाना बनाना और बीमार होने पर चुपचाप घर में ही रहना, जड़ी बूटियों से अपना इलाज कर लेना, डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो जब ये सब वो अपने परिवार में छोटे उम्र से देखकर बड़ा हुआ है, तो जब उसकी शादी होती है, उसकी बच्चे होती है, वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ भी यही फॉर्मूला, यही नियम को आजमाते हैं। फिर देखिए, वीमेन आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इफ दे हैव लो एजुकेशन, एक्सपोजर टू मदर्स बीइंग अब्यूज्ड बाय अ पार्टनर, abuse during childhood and attitudes accepting violence, male privilege and women's subordinate status। तो जैसे कि मैंने कहा, हमारे देश में, अफ्रीका में और दूसरे गरीब देशों में आप देखिएगा कि ज़्यादातर औरतें जिनके पास एजुकेशन कम है, जिनके पास अवेयरनेस कम है, ऐसी औरतें ही वायलेंस का शिकार ज़्यादा होती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेटेड और काफ़ी वेल टू डू औरतें वायलेंस का शिकार नहीं होती। वायलेंस किसी के साथ भी हो सकता है, बड़े घर की पढ़े लिखे औरत के साथ भी हो सकती है और नीच जात की, गरीब घर की गरीब और अनपढ़ लड़की के साथ भी हो सकती है। लेकिन ये सेकेंड वाला जो वायलेंस का केस वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अनपढ़ या अशिक्षित औरतों को पता ही नहीं कि उनके लिए भी लॉ है, काफ़ी सारे लीगल प्रोटेक्टिव मेजर्स है जिनके मदद से वो इन सब वायलेंस से छुटकारा पा सकती है। तो इस बारे में उसको कोई ज्ञान, कोई जानकारी है ही नहीं, तो इस वजह से वो ज़्यादातर वायलेंस का शिकार होती है। फिर क्या होता है, एक बच्ची जब छोटी उम्र से देखकर आ रही है कि उसकी माँ को उसकी अब्बू पिटाई करता था, शराब पीकर रात में उसकी अम्मी पर बहुत जुल्म करता था। फिर उसने देखा कि उसके घर में उसके भाई को अच्छे स्कूल में भेजा जाता था, लेकिन उसको घर में ही रखकर खाना पकाना, बर्तन मांजना सिखाया जाता था। तो ये सब देखकर ये बच्ची के दिल में यही सेंस, यही आइडिया बैठ जाती है कि औरत को ऐसे ही हमेशा चुपचाप जुल्म सहना है और वो कभी मर्द के हिंसा के खिलाफ आवाज़ उठा ही नहीं सकते हैं। फिर देखिए, तीसरा पॉइंट ये बोल रहा है कि देयर इज़ एविडेंस दैट एडवोकेसी एंड एम्पावरमेंट काउंसलिंग इंटरवेंशंस एज वेल एज होम विजिटेशन आर प्रॉमिसिंग इन प्रिवेंटिंग और रिड्यूसिंग इंटीमेट पार्टनर वायलेंस अगेंस्ट वीमेन। तो ये सब क्या है? एडवोकेसी, एम्पावरमेंट, काउंसलिंग, इंटरवेंशंस। तो ये सब कौन करेगा?
हमारे कॉलेज में अक्सर आप लोगों ने देखा है एक एनजीओ आता है जिसका नाम है स्वयं। तो स्वयं एनजीओ का काम क्या है? पीड़ित औरत जिस पर जुल्म हो रहा है, जो हिंसा का शिकार है, ऐसी औरतों को ये सब सर्विस देना। किस तरह की सर्विस? एडवोकेसी, मतलब औरत को समझाना कि तुम लाचार नहीं हो, तुम असहाय और पीड़ित नहीं हो। तुम्हारे मदद के लिए हमारे देश के संविधान है, जहाँ पर कई सारे औरत के अधिकार लिखे गए हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्ट्स है, महिला अदालत है, जहाँ पर औरत पर हिंसा का केसेस लॉन्च किए जा सकते। उसको समझाया जाता है कि अगर तुम्हारा पति तुम पर जुल्म कर रहा है, तुम्हें ज़बरदस्ती डिवोर्स दे रहा है, तुम्हें तुम्हारी एलिमनी जो है, जो शादी के वक्त तुमसे देने का वादा किया गया था, वो कॉम्पेंसेशन, वो फिनेंशियल मदद तुमको नहीं दे रहा है डिवोर्स करते वक्त, तो तुम कोर्ट में तुम्हारे हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन कर सकती हो, पुलिस स्टेशन में जा सकती हो। तो ये सब एडवाइजेस देना, सलाह मशवरा देना, इसको कहते हैं एडवोकेसी। तो स्वयं जैसे एनजीओ इन सब एडवोकेसी वर्क करता रहता है। और साथ में एम्पावरमेंट काउंसलिंग इंटरवेंशंस। तो एम्पावरमेंट मतलब महिलाओं का सशक्तिकरण। तो औरत अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है। कैसे? एनजीओज़ द्वारा काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर्स चलता है, तो वहाँ जाके वोकेशनल ट्रेनिंग लेने के बाद औरत ट्रेंड हो जाती है, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकती है, अपनी पसंद की कोई भी प्रोफेशन को आजमा सकती है। और काउंसलिंग इंटरवेंशन, तो इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप करना और काउंसलिंग करने का मतलब समझाना। तो कभी कभी औरत और मर्द को साथ साथ रख के काउंसलिंग किया जाता है। मर्द को समझाया जाता है कि औरत पर वायलेंस का प्रयोग सही नहीं है। तो ऐसे काउंसलिंग करना, औरत को वोकेशनल ट्रेनिंग देकर अपने पैरों पर खड़ा कर देना, ताकि उन्हें अपने घर के मर्दों पर डिपेंड करके जीना ना पड़े, और उनको अपने अधिकार के बारे में सलाह मशवरा देना। ये सब सर्विसेज जो है, ये सब एनजीओज़ करते रहते हैं, ताकि औरत के खिलाफ उसके इंटीमेट पार्टनर द्वारा जो वायलेंस का प्रयोग हो रहा है, उसको कम कर किया जा सकता है। फिर देखिए, सिचुएशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट में एक्ससरबेट एग्जिस्टिंग वायलेंस such as by intimate partners as well as non-partner sexual violence, and may also lead to new forms of violence against women. तो situations of conflict मतलब एक मर्द और औरत के बीच जब झगड़ा चल रहा है। फिर पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट, तो अक्सर झगड़ा का नतीजा बहुत बुरा होता है। झगड़ा हो जाने के बाद मर्द कहता है औरत को, तुम्हें मैं तलाक दे दूँगा, तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और इससे क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक औरत को अगर सच में उसका पति घर से निकाल देता है, तो वो औरत अपने घर से बेघर हो गई, वो डिस्प्लेस्ड हो गई। तो इससे क्या होता है? उस पर वायलेंस और भी बढ़ जाता है। तो एक्ससरबेट मतलब बढ़ जाना। क्या बढ़ जाता है? उस पर हिंसा। क्योंकि जैसे ही उसके पति ने उसको घर से बेदखल कर दिया, घर के बाहर निकाल दिया, तो उसके दूसरे जो रिलेटिव्स हैं, मान लीजिए उसके मायके में जो है, उसके अब्बू को छोड़कर उसकी खुद की माँ या फिर उसकी मौसी लोग या फिर उसकी चाची, उसका चाचा उस लड़की पर जुल्म करना शुरू कर देती। बोलते हैं तुम्हारे पति ने तुम्हें निकाल दिया, तो तुम आकर हम पर बोझ बनकर बैठ गई। तो उस औरत से घर का सारा काम करवाया जाता है, उसको ताने सुनने पड़ते हैं, ससुराल वाले ने उसको निकाल दिया है, तो इसके लिए उसको बहुत सारी जिल्लत सहन करनी पड़ती है। और क्या होता है? दूसरे मर्द जो होता है परिवार में, वो इस औरत का लाचारी का फ़ायदा उठाते हैं।
मान लीजिए जब एक पति ने अपने पत्नी को घर से निकाल दिया, उसको मार पीट करके घर से निकाल दिया, तो वो औरत मजबूर होकर जब अपने घर में लौटकर वापस चली गई, तो मोहल्ले में जो दूसरे लड़के हैं वो बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे पति ने तुम्हें छोड़ दिया तो चलो आओ तुम मेरे पास आ जाओ। तो मतलब ये मेरे पास आ जाओ का ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें इज्जत के साथ अपने पास रखूँ। असल में सब लड़का उसके लाचारी का तब फ़ायदा उठाकर उस पर सेक्सुअल वायलेंस करना चाहता है। तो ये सब जो सिचुएशंस है वो कहाँ से पैदा हो रहा है? औरत जब तक मर्दों पर इकोनॉमिकली साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट रहेगा, तब तक मर्द लोग उस पर ये जुल्म उठाता रहेगा, तब तक औरतों को ये सब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। तो फिर देखिए इस नोट में कुछ कॉजेस की बात हो रही है कि किस वजह से ये जो वायलेंस है औरत के खिलाफ, ये वायलेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये सब कॉजेस मैं आपके साथ अगले क्लास में डिस्कस करूँगी। तब तक आप लोग मेरे आज के क्लास का लेक्चर सुनिए, इसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई सवाल है तो व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कीजिए। थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू बॉयज़, मीट यू इन आवर नेक्स्ट क्लास।